गोपी, गोपी जी साहब, गोपी आया साहब। कहां थे तुम? तुम्हें पता है ना कि रोज रात को खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती। जी सर, ला जल्दी लेकर आ। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है दीपक? तुम्हें पता है ना कि गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीपक, कल सुबह इगतपुरी जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। डार्लिंग, मूड तो हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, तो मूड तो वहां जाकर बन ही जाएगा। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे यही तो उम्र है रोमांटिक होने की। गोपी, गोपी। जी मैम साहब। गोपी, चाय के साथ थोड़ी सी बिस्किट भी ले आना। जी मैम साहब। शादी की है मैंने तुमसे, कोई भगा के थोड़ी लाया हूं। हटो हटो, छोड़ो। गोपी, तुम्हारी इलायची वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, और तुम्हारी जैसी चाय ना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ए सुनो, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, कल सुबह में जल्दी उठा देना, हमें 6 बजे निकलना है। जी सर। जाओ। दीपक, हेमा, दीपक, दीपक, दीपक रेडी? नहीं साहब, अभी तक तो वो लोग सो रहे हैं। क्या? हमें 6 बजे बुला के खुद सो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कुछ जलने की बू आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। तब आओ देखते। दीपक, निखिल, सर। जरा उस सर्वेंट गोपी को बुलाओ। सर। गोपी, इधर आओ। सुनो, जरा अंदर चलो। सर। गोपी, कल रात जब यहाँ पे आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर, अपने कमरे में सो रहा था। तुम सो रहे थे? तुम्हारे साहब और मेम साहब यहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और तुम खर्राटे मार रहे थे। ऐसी कौन सी नींद है तुम्हारी जो इनके चीखने पे या आग के धुएं से नहीं खुली? अरे नहीं सर, हमारा कमरा वहाँ नीचे है ना, वहाँ धुआं नहीं पहुंचा, इसलिए। मगर चीखे तो पहुंची होंगी ना? कान में रुई डाल के सो रहे थे क्या? अरे नहीं सर, चीखें नहीं सुनाई थी। नहीं भाग के ना अपने साहब को बचाता ना, वो तो थोड़ी सी पी।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम शराब के नशे में नहीं होते तो शायद तुम्हारे साहब और मेम साहब आज जिंदा होते। अच्छा, कल रात यहाँ पे और कौन कौन था? नहीं, कोई और नहीं था, हम सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पे। आखिरी बार कब मिले तुम अपने साहब और मेम साहब को? रात के 10:30 बजे साहब और मेम साहब को चाय पीने की आदत थी ना, सोने से पहले चाय पीते थे। मैं चाय देने आया था, तभी देखा। उस वक्त उन दोनों में क्या बातें हो रही? किसी बात से परेशान थे वो? ना, बिल्कुल नहीं। वो तो आपस में मजाक कर रहे थे, जैसे शादी के नए जोड़े होते हैं वैसे ही बिल्कुल मजाक कर रहे थे। और मेम साहब ने तो मेरी तारीफ भी की थी। तुझसे चाय, इलायची की चाय दुनिया में कोई नहीं बनाता। मुझे क्या पता था वो चाय उनकी जिंदगी की आखिरी चाय हो जाएगी। कमाल है, इस कमरे में आग लगी पर पलंग और गद्दे के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं जला। पर सर, जब दीपक और हेमा आग में जल रहे थे वो चुपचाप सोते रहे। वो चीखे क्यों नहीं, चिल्लाए क्यों नहीं, यहाँ से भागे क्यों नहीं? पर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दोनों को मार के बेड पे सुला दिया और बाद में आग लगा दी? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे कि मार के सुलाया है या सुला के मारा है। हाँ अभिजीत भाई, तुम लोगों का अंदाजा एकदम सही था। ये दीपक और हेमा वाकई इस हालत में नहीं थे कि अपने आप को आग से बचा सके। मतलब दोनों जख्मी थे? नहीं ब्रेडी, जख्मी तो कतई नहीं थे, क्योंकि ना तो इन दोनों के शरीर पर गोली का निशान था, ना किसी चाकू का निशान था, और ना ही किसी और तरीके की चोट का निशान था। तो फिर इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? गैरी हैथर की वजह से। गैरी हैथर? ये क्या है डॉक्टर साहब? पूर्वी एक किस्म का केमिकल होता है जो अधिकतर एनेस्थीसिया या बेहोश करने की दवाइयों में मिलाया जाता है, और वही गैरी हैथर मुझे इन लोगों की चाय में मिला। ओह, तो जब आग लगी थी तो दोनों बेहोश थे? बिल्कुल, इसलिए बेचारे ना तो चिल्ला सके और ना ही भाग सके। हाँ, आओ बताता हूं। ये देखो, टेबल लैंप के इस वायर को शॉर्ट किया गया। अब जैसे ही ये टेबल लैंप जला होगा, ये वायर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ और इतना गर्म हो गया होगा कि इसमें स्पार्क हुआ होगा, और उस स्पार्क की वजह से आग लग गई होगी। ओह, तो आग इससे लगी? ये तो तुम लोग पता करो। आग कैसे भी लगी हो डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो पक्का है कि दोनों का खून हुआ है। एक मर्डर है। खूनी को मालूम था कि दोनों रात में सोने से पहले चाय पीते, इसलिए चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और दोनों को बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सर, घर का नौकर गोपी कह रहा था कि रात को 10:30 बजे चाय देने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया था। रात को मेन गेट उसी ने बंद किया और फिर सुबह उसी ने खोला। सर, तो कहीं ये सब गोपी ने तो नहीं किया? हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये काम अकेले गोपी के बस का नहीं है, कोई और भी है जो इसके साथ मिला हुआ है। पहले एक काम करते हैं, दीपक और हेमा, इनकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं। जी हाँ, वो सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू सर। ये रही दीपक की जन्म कुंडली। वेरी गुड। पिछले 6 महीनों में उस पर 2 बार हमला हो चुका है, पर किस्मत से वो दोनों बार बच निकला। और दोनों बार जब इस पे हमला हुआ तो ये मीटिंग के लिए अकेला जा रहा था। सर, अगर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड दुश्मनी होती फिर तो उसे दीपक के पार्टनर मनीष को भी अपना निशाना बनाना चाहिए था। सिर्फ दीपक ही क्यों? वही तो हैरानी की बात है सर। ये दीपक और मनीष हमेशा साथ साथ जाते थे मीटिंग करने के लिए, पर जिन 2 दिनों में दीपक पे हमला हुआ,
7 मार्च और 14 मई को, तब मनीष उसके साथ नहीं था? मनीष कैसे साथ होता? दीपक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा मनीष को, और दीपक के घर बिना रोक टोक कौन आ जा सकता है? मनीष। दीपक सोने से पहले चाय पीता था, यह बात किसको मालूम होगी? गोपी और मनीष को। सर, दीपक मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था। अगर दीपक तुम्हें इतना ही प्यारा था तो उसका खून क्यों करवाया तुमने? क्या कह रहे हैं? मैं दीपक को क्यों मरवाऊंगा? 7 मार्च और 14 मई को जब दीपक मीटिंग्स के लिए जा रहा था, तब उस पे जानलेवा हमले हुए थे या नहीं? जी हुए थे। और दीपक के साथ तुम हर मीटिंग में जाया करते थे। जी। तो फिर इन 2 मीटिंग्स में तुम दीपक के साथ क्यों नहीं गए? शायद मेरी किस्मत अच्छी रही। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, बल्कि ये दोनों हमले तुम्ही ने करवाए। लेकिन सर, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? क्योंकि दीपक के मरने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला। ये सारा बिजनेस तुम्हें मिल जा, तुम इसके अकेले मालिक बन जाते। वो तो दीपक नहीं मरता तब भी मैं मालिक बन जाता। क्या मतलब? देखिए, दीपक इस बिजनेस से परेशान हो चुका था और उसने ये बिजनेस छोड़ने का फैसला कर लिया था। क्यों? आइए मेरे साथ। दीपक बिजनेस इनकी वजह से छोड़ रहा था। ये तो धमकी भरी चिट्ठियां। ये चिट्ठियां कौन भेजता था? पता नहीं सर, है कोई गुंडा जो हर महीने हमसे 5 लाख रुपए मांगता था और कहता था अगर पैसे नहीं दोगे तो 5 लाख टुकड़े कर दूंगा। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर, दीपक इन चीजों की परवाह नहीं करता था और वो इस दादागिरी के सख्त खिलाफ था, और मुझे भी वो पैसे देने से मना करता था। ये चिट्ठियां आती कैसे थी? कभी गाड़ी के कांच पर लगी हुई मिलती थी तो कभी ऑफिस के दरवाजे के नीचे मिलती थी। अरे साहब, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? साहब की चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाऊंगा आखिर में? ताकि दीपक और हेमा सोते रहे, कमरे में लगी आग से वो खुद को बचा ना पाए। इतनी घिनौनी हरकत तुम सपने में भी नहीं कर सकते। और साहब के साथ नमक हरामी करने से पहले हम अपनी जान न दे देते। समझ क्या रखे आप लोग? देख, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, और सच तो ये है, थोड़े से पैसे के चक्कर में तेरा ईमान टकमका गया। तूने अपने साहब और मेन साहब की जान ले ली, समझा? अरे झूठे साहब, ये झूठे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे ये सब करने के लिए, बताओ? किसी ने नहीं दिए सब। तो फिर तुमने चाय में वो नशे की दवाई क्यों मिलाई? हाँ, लैम्प के साथ छेड़खानी क्यों की तुमने? बोलो, शॉर्ट सर्किट क्यों किया? उस लैम्प को मैं क्या छूंगा? मैं कैसे छेड़खानी कर सकता हूँ उसको? मुझे तो वो बाथरूम का जो पानी गर्म करने वाला होता वो भी चलाना नहीं आता, तो इसको क्या छूंगा सर? इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते, दीपक, हेमा और तुम, जिनमें से 2 मर चुके हैं, तो बचे सिर्फ तुम। नहीं, कल एक आदमी और आया था, उसने लैब के साथ छेड़खानी की होगी, उसने छुआ होगा। कौन आया था? वो बिजली वाली दुकान में जो होता है ना, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिशियन वाला। हाँ, इलेक्ट्रिशियन। कितने बजे आया था? 7, 7:30 बजे। किस लिए आया था? वो बोला था कि हाँ, साहब के कमरे का एसी ठीक करना। अच्छा, तुमने बुलाया था उसे? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया? साहब ने बुलाया होगा। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, वो उस समय तुम्हें किचन में था, कब चला गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब सर, वो इसी घर में कहीं छुपा हुआ था। हाँ, और उसी ने मौका मिलते चाय में नशीली दवाई मिलाई और स्लैम का शॉर्ट सर्किट कर दिया। मिल गया। 59 गीता मार्ग, बलवंत नगर। हाँ सर, इस एड्रेस पर कल हमारा इलेक्ट्रिशियन भोपाल गया था सर। गोपाल को बुलाओ। मगर आज तो वो काम पर आया नहीं सर। तो फोन करके जल्दी बुलाओ उसे, जरूरी बात करनी है। सर, मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारा? कोई बेचारा नहीं है वो। 2 फोन किया उसने। क्या? कौन? सर, मैंने तो उसे 3 दिन पहले काम पर रखा था सर। इस चक्कर में मैं तो नहीं फंस जाऊंगा ना? उम्मीद करो कि ये गोपाल जल्दी मिल जाए, वरना फंस भी सकते हो। तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो वोटो है?
वाह, बिना फोटो या बिना आई कार्ड के तुमने किसी को भी ऐसे ही काम पे रख लिया? नहीं सर, मैंने तो आईडी कार्ड मांगा था, उसने कहा कि गांव में भूल गया हूँ, अगले हफ्ते उसका भाई आया तो लेके आएगा। उसका चेहरा तो याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह। उसका स्केच बनवाओ हमारे लिए। पता तो चलिए गोपाल कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट करता फिर रहा है। सर उस इलेक्ट्रिशियन ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की दीपक और हेमा को मारने। सर ना सिर्फ उसने उनके लैम्प के तार के साथ छेड़खानी की, बल्कि उनके चाय में बेहोशी की दवा भी मिला दी। मुझे तो लगता है कि एसी ठीक करने के बाद भी वो घर से गया ही नहीं होगा, वहीं पे कहीं छुप के बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कब वो दोनों वापस आएंगे और कब वो उनकी चाय में वो बेहोशी की दवा मिलाएगा। पर यह बात तो सिर्फ दीपक का नौकर गोपी ही जानता था कि उन दोनों को रात में चाय पीने की आदत है। सर मुझे तो लगता है ये गोपी भी इस जुर्म में शामिल है, क्योंकि सर बिना किसी अंदर वाले की मदद के ये गुनाह कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। गुनाह किसी अंदर वाले ने किया है या किसी बाहर वाले की मदद से किया गया है, ये तो स्केच की पहचान होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ श्रेया, अच्छा उस इलेक्ट्रिशियन का स्केच है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में? क्या नाम है उसका? ओके ठीक। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, वो इलेक्ट्रिशियन गोपाल एक तनुज नाम का पुराना मंझा हुआ अपराधी। तनुज? और वो धमकी भरे खत, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उन पे लगे हुए इंग्लिश के निशान बता दे कि वो रंगा नाम के मुजरिम थे। सर इस रंगा का भी पुराना रिकॉर्ड है, बिल्डर्स बिजनेसमैन वगैरह को धमका के पैसे मिले। तब ये तनुज रंगा के लिए काम कर रहा है। और सर रंगा ने शायद उन दोनों को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि दीपक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन सर हम इस रंगा तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास इसका कुछ अता पता भी नहीं है। निखिल, चूहे को बिल से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो? क्या है सर? चूहे के बिल के बाहर रोटी का टुकड़ा फेंको और आराम से बैठ के तमाशा देखो। इस रंगा नाम के चूहे को बाहर निकालने के लिए रोटी खिलाएगा मनीष, दीपक का पार्टनर मनीष। शाबाश, अच्छा हुआ जो तू खुद ब खुद आया। तेरे सिर पे रंगा का हाथ है, अब तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरे पैसे लाया ना? हाँ पूरे हैं, चाहे तो गिन लीजिए। हमें अपने क्लाइंट पर पूरा भरोसा होता है, तू कम पैसे देने की गलती कभी नहीं करेगा। अच्छा एक काम कर, बाहर निकल, ब्रीफ केस सड़क पे छोड़ और जा। ठीक है। निकल। सीआईडी धोखा किया उसने मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। सीआईडी के सामने धमकी देता है। विनीत, गाड़ी में से बैग निकालो। जाने दो मुझे, रंगा नाम है मेरा, रंगा। मेरा नाम से ही पत्ते थर थर कांपते हैं। और मेरा नाम दया है, मेरा नाम सुन के मुजरिम सूखे पत्ते बन जाते हैं।
साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब अब शेर है, मैं चूहा हूँ साहब, मेरा आपका मुकाबला है साहब। दीपक को क्यों मारा? दीपक को मैंने नहीं मारा साहब। मैं दीपक को क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसके मरने के बाद भी मुझे पैसा कहाँ मिला साहब? मैं तो छोटा मोटा गुंडा हूँ, तो छोटी मोटी धमकी देता हूँ, पैसे ऐंठता हूँ साहब। खून करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता साहब। झूठ मत बोल। तू जानता था कि दीपक को मारने से बाकी बिजनेस वालों के दिलों में तुम्हारे नाम का डर बैठ जाएगा, इसलिए तुमने अपने साथी तनुज को वहां भेजा इलेक्ट्रिशियन बना के। सोच समझ के लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की, क्यों? मगर साहब तनुज अब मेरे साथ काम नहीं करता। एक महीना हो गया उसे मेरी गैंग छोड़े हुए। तो फिर ये तनुज किसके साथ काम करता है? मुझे नहीं पता साहब। हाँ, वो कह रहा था कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा साहब। कहीं इस दीपक की मौत के पीछे इस तनुज की गैंग का हाथ तो नहीं है? सर, आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? कबड्डी? हाँ, कॉलेज के दिनों में तो बहुतों को चित किया हमने। पर ये सवाल पूछ क्यों रहे हो? कुछ मैच वैच होने वाला है क्या? अरे नहीं सर, दरअसल बात यह है कि तनुज के लेकर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आपस में कबड्डी कबड्डी खेल रहे, और जब तक उन सवालों के जवाब मुझे मिल नहीं जाते तब तक मेरी सांस अटकी रहेगी। अच्छा, चलो बताओ, कौन से सवाल है जो तुम्हारे पेट में उछल कूद रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि अगर तनुज रंगा की गैंग में है ही नहीं तो फिर उसने ये जुर्म क्यों किया? ना तो दीपक के घर से पैसे चोरी हुए और ना ही उसकी तनुज के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी तनुज की नहीं फ्रेडी, किसी और की थी। कोई तो है जिसे दीपक की मौत से बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, उसने ये सब करवाया है। सर एक अजीब सी बात पता चली। हाँ? क्या बात है? सब परसों हाईवे नंबर 47 पे एक एक्सीडेंट हुआ था किसी नरेश का। उसमें भी हस्बैंड और वाइफ दोनों जलकर मर गए थे। अच्छा, उनका इस केस से कुछ लेना देना है? हाँ सर, 4 बातें एक जैसी इन दोनों केसेस में। पहली, नरेश की भी दीपक की तरह नई नई शादी हुई थी। दूसरी, नरेश और उसकी वाइफ दोनों ने खुद को आग से बचाने की कोशिश नहीं की। और तीसरी बात सर, उन दोनों की बॉडी में से भी वही कैरी हैथर नाम का केमिकल पाया गया जो इंसान को बेहोश कर देता है। और चौथी बात? चौथी और सबसे अहम बात सर, नरेश भी दीपक की तरह अमीर सक्सेसफुल बिल्डर था। बिल्डर? हाँ। है कौन ये सिर्फ बिल्डर लोगों को ही निशाना बना रहा है? इस नरेश और उसकी बीवी की बॉडीज कहाँ हैं? सर उन दोनों की बॉडीज पुलिस मॉर्ग रूम में है। एक काम करो, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर नरेश कुमार, इनके घर वालों से भी मिलना पड़ेगा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब कि खूनी कौन होगा। मेरे बेटे की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब, किसी से दुश्मनी नहीं। और आपकी बहू प्रीति की? वो बेचारी तो यहाँ ज्यादा किसी को जानती तक नहीं थी, कनाडा में ही पली बड़ी थी। तो क्या उसने शादी के बाद यही रहने का मन बना लिया था? नहीं, बल्कि नरेश ने अपना बिजनेस छोड़ के प्रीति के साथ कनाडा जाके सेटल होने का प्लान बनाया था। यानी नरेश भी अपना बिजनेस छोड़ना चाहता था, बिल्कुल दीपक की तरह। अच्छा, ये नरेश अपना बिजनेस क्यों छोड़ना चाह रहा था? कुछ मालूम है आप लोगों को? वो हमसे बिजनेस की बातें शेयर नहीं किया करता था। तो क्या पिछले कुछ दिनों में वो परेशान था या उसे किसी तरह की धमकियां मिल रही थी? धमकियों का तो पता नहीं, लेकिन कुलभूषण की वजह से वो बहुत परेशान था। कुलभूषण की वजह से? ये कुलभूषण कौन है? वो एजेंट जो मेरे बेटे को कनाडा जाने के लिए वीजा का इंतजाम कर रहा था साहब। लाखों रुपए ऐंठ लिए उसने, लेकिन वीजा नहीं दिला पाया। ये वीजा ना दिलवा पाने पे क्या उसने आपके पैसे लौटाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि धमकियां और देकर गया कि अगर आप दोनों सलामती चाहते तो पैसों को भूल जाओ। तो आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी ना? लेना तो चाहता था, पर डरता था
कि कहीं बहू फंस न जाए। लेकिन आपकी बहू कैसे फंस सकती है? क्योंकि प्रीति ने नरेश को कुलभूषण से मिलवाया था। आपकी बहू प्रीति ने? तो क्या प्रीति कुलभूषण को पहले से जानती थी? हाँ, प्रीति कुलभूषण को बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत पहले से। और उसने कहा था कि उसकी फैमिली का वीजा कराने में भी कुलभूषण ने उसकी मदद की थी। हम आपके बेटे और बहू की फोटो देख सकते हैं? वो दूसरे वाले घर पर है साहब। मेरे बेटे नरेश की मौत के बाद मेरा वहां पर मन नहीं लगता था साहब, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी साहब, मैं आज शाम तक आपको फोटो भिजवा देता हूँ। थैंक्स। लगता है हमें भी कनाडा का वीजा लेना पड़ेगा इस कुलभूषण से। संभाल के भाई। भाई साहब, यहाँ का मालिक कौन है? मालिक तो आपके सामने खड़ा है। तो आप हैं कुलभूषण? कुलभूषण मेरा किराएदार था जी, आज ही दुकान खाली करके चला गया। कुलभूषण चला गया? अरे चला क्या गया जी, मैंने उसे निकाल दिया। बहुत शिकायत थी उसके खिलाफ कि वो शराफत की आड़ में बहुत गैरकानूनी काम करता है। भाई साहब, ठीक तरह से निकालिए, कभी भी आ जाएगा, कहेगा मेरा फोटो खराब कर दिया। भाई साहब, ये बताइए कि आपके पास उसकी फोटो तो होगी ना? फोटो तो मेरे पास है, और मैं आपको क्यों दिखाऊं? क्यों? देखिए, हम लोग सीआईडी से, और हमें शक है कि कुलभूषण का हाथ दीपक नाम के बिल्डर के खून में भी। वो दीपक कुमार जो 2 दिन पहले अपने घर में जलकर मर गया था? जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये वो एग्रीमेंट है जिससे दुकान को मैंने किराए पर दिया था। मैं उससे सिग्नेचर करवाने लाया था, उसका फोटो इसमें है, देखिए। ये है कुलभूषण। सर, लगता है ये दीपक भी इस कुलभूषण के चंगुल में फंस गया था, विदेश जाने के लालच में। अब दीपक के परिवार वाले ही बताएंगे इस कुलभूषण का इतिहास। आप ठीक कह रहे सर, कुलभूषण ही वो एजेंट था जो दीपक को वीजा देने वाला था। मतलब वीजा दिया नहीं दिया, पैसे भी पूरे ले लिए। जब भी हम लोग फोन करते यही कहता, आज दूंगा, कल दूंगा, यही कह के हमें बेवकूफ बनाता रहा। दीपक ने तो बोल भी दिया था कि 1 हफ्ते में वीजा बना के दे देना, नहीं तो पैसे लौटा देना, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। फिर क्या हुआ? हमने अपना बेटा खो दिया। अच्छा, अब दीपक को धमकी भरी चिट्ठियां आती थी, इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं, दीपक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, इस कुलभूषण को कैसे जानते थे आप लोग? हम नहीं जानते थे, हमारी बहू हेमा अच्छी तरह से जानती थी, उसी ने हमें मिलवाया था। पर हेमा तो बाहर पली बड़ी है, तो वो कुलभूषण को कैसे जानती थी? मुझे नहीं मालूम। नरेश को कुलभूषण से मिलवाया उसकी बीवी प्रीति ने, और दीपक को मिलवाया हेमा ने। और सर, हेमा और प्रीति दोनों ही कुलभूषण को अच्छी तरह से जानती थी, विदेश में पली बड़ी होने के बावजूद। लगता है प्रीति और हेमा दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। हाँ बोलो। सर, ये कुलभूषण नहीं है, इसका असली नाम रणदीप है। रणदीप? ओह, ये तो पुराना पापी है। इतने सारे केसेस है इसके ऊपर, 420 के। हाँ सर, ज्यादातर घपले इसने लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देकर किए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीजा दिलवाने का झूठा वादा करके ये लोगों से लाखों रुपए हटता था। और इसके आखिरी 2 शिकार थे दीपक और नरेश। मगर सर, इस रणदीप ने तो कई सारे लोगों को चुना लगाया होगा, तो फिर इसने दीपक और नरेश की जान क्यों ली? शायद उन दोनों को रणदीप की असलियत के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए रणदीप ने तनुज की मदद से दोनों को रास्ते से हटा दिया। सर, इसमें यह भी लिखा है कि ये रणदीप शादियां भी करवाता था, अमीर परिवारों के लड़कों के लिए एनआरआई बहुएं भी लाता था। अच्छा,
NRI शादियां, ये इस रणदीप की एक और तरकीब होगी लोगों को फंसाने की। सर, लगता है ये रणदीप उन्हीं लोगों को अपने जाल में फंसाता होगा जिन्हें या तो विदेश जाने का चस्का है या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों से शादी करने का। हम मगर हेमा इस रणदीप की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? दीपक के माता पिता ने बताया था ना कि कुलभूषण हेमा को काफी सालों से जानता था। पर सर दीपक के माता पिता तो ये भी कह रहे थे कि हेमा ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, फिर इसका इंडिया में रहने वाले 420 रणदीप से पाला कैसे पड़ गया? और नरेश के माता पिता भी कह रहे थे कि उनकी बहू प्रीति काफी सालों से कुलभूषण को जानती थी। सर, इस रणदीप ने पहले हेमा और प्रीति को अपने जाल में फंसाया और फिर उनके जरिए दीपक और नरेश को अपना शिकार बनाया। नरेश के पिता का MMS, हमने उनसे प्रीति की फोटो मंगवाई थी ना, शायद वही होगा। हाँ सर, ये प्रीति है। सर ये तो हेमा है। ये इसका मतलब हेमा और प्रीति दोनों एक ही हैं। ये क्या चक्कर है? अब फोटो के अंदर घुस ही जाओगे क्या सालू के साथ? इतनी बारीकी से क्या देख रहे हो? हेमा की आंखें। नहीं तो क्या मिला कुछ आंखों में आपको? ढूंढ रहा हूँ अभी जी। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेमा को हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया नाम की बीमारी थी या नहीं। हेड्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? बच्चे, एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिसका अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाती रहती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मतलब हेमा और प्रीति को ये बीमारी थी? अभिजीत, इन दोनों लाशों के ब्लड में तो मुझे इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, लेकिन इस हेमा की आंखों में मुझे इस बीमारी का जरा भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इन दोनों लाशों में हेमा नहीं है ना। हेमा की जगह किसी और को लाकर जला दिया गया है। सर, अगर हेमा जिंदा है तो फिर वो गई कहां? और अगर ये लाश हेमा की नहीं है तो फिर है किसकी? सभी अस्पतालों से उन मरीजों की लिस्ट निकालो जिन्हें ये आंख वाली बीमारी थी, फिर देखते हैं उनमें से कौन कौन गायब है। पर आप लोगों को इस हेट्रोक्रोमिक इरिडोसाइसिलिया के मरीजों की लिस्ट चाहिए क्यों? केस सॉल्व करने के लिए। हम लोग CID से। ओह, एक मिनट। बहुत रेयर बीमारी है ये सर, बहुत कम लोगों को होती है। ये है उन मरीजों के नाम। ये तो कम से कम 50 नाम है। श्रेया, काम करो, मिसिंग पर्संस ब्यूरो की लिस्ट निकालो और देखो इन मरीजों में कोई है क्या। सर, आभा का नाम है इसमें। सर, गौरी का भी है। एक की उम्र 24 साल और दूसरे की 26। ये देखो, दोनों की हाइट 5 फुट 3 इंच, बिल्कुल हेमा के जितनी। और इन्हें दूर से देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये हेमा नहीं है। सर मतलब हेमा की जगह इन दोनों की लाश रखी गई। लाश? जी हाँ, लाश। हमें शक है कि आभा और गौरी इन दोनों का खून हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। भगवान इन दो मासूम बच्चियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये दोनों तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश भी जाने वाली थी। विदेश जाने वाले थे? अब बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां कुलभूषण से मिलने गई थी वीजा के लिए, और जैसे ही कुलभूषण ने इन दोनों लड़कियों को देखा कि ये दोनों हेमा जैसी दिखती हैं, उनका काम तमाम कर दिया उसने। श्रेय, काम करो, जरा देखो इस लिस्ट में किसी का प्रोफाइल मैच करता है। सर,
ये पूनम इसकी प्रोफाइल हेमा के प्रोफाइल से मैच करती है। तो इसका मतलब पूनम की जान भी खतरे में है। सर ये रहा बंगला नंबर 23। सर पूनम यहीं रहती है। छोड़ दो मुझे नहीं जाना। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं। छोड़ दो। तो रणदीप और तनुजा ये तो पूनम को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। लगता है एक और अमीर आदमी को मारने का प्लान है। चल अंदर बैठ। जल्दी गाड़ी चला, से पहले को आ जाओ यहाँ पे। चल। आ जाएंगे नहीं, आ गए। विनीत, कवर करो मुझे। यस सर। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं। मेरी भतीजी वो चुन चुन कर अमीर लोगों को फंसा कर शादी करते और मैं उन्हें वीजा का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। और जब तुम लोगों को महसूस हुआ कि ये मुर्गी और सोने के अंडे नहीं देगी, तो तुम लोगों ने दो खून कर दिए, एक लड़के का और उन मासूम बेचारी लड़कियों का जिन्हें आंखों की बीमारी है। हा? ये सब रणदीप का प्लान था। मैं तो सिर्फ सुपारी लेकर खून करता हूँ। तुम्हारा अगला शिकार कौन है? हा? और किसका करने वाला है? गौरव कौन? मशहूर बिजनेसमैन गौरव विक्रांत। वो इस वक्त हेमा से शादी कर रहा है। कहाँ है ये शादी? ये शादी कहाँ है? जिस पल का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो पल आ गया है तनिषा। तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। गलत। गलत? सबसे सही फैसला तो ब्राजील जाने का है ना गौरव? गौरव ब्राजील जाए या ना जाए, तुम जरूर जाओगी जेल। जेल? आप लोग मेरी बीवी को जेल में डालेंगे? सिर्फ जेल में ही नहीं डालेंगे, बल्कि आपकी बीवी को बड़े सम्मान के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। तनिषा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? तनिषा नहीं, हेमा और प्रीति।
क्यों? और भी बहुत सारे नाम है ना तुम्हारे। जाने दो मुझे, ए, वरना अगले 5 सेकंड में इस कबूतर का भेजा फर्श पे पड़ा होगा। तनिषा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मुझ पर गन डाल रही हो? अपने पति को जान से मारोगी तुम? सॉरी गौरव, वैसे भी तुम्हारी जीवन रेखा कम थी, लेकिन अब सीआईडी के आने से और कम हो गई है। 1 2 3 4 जाने दो मुझे। जाने दूं? हम जानबूझकर वही परिवार ढूंढते जिन्हें एनआरआई बहू चाहिए थी, और फिर उन परिवारों का विश्वास जीतकर उनके साथ विश्वासघात करते हो तुम लोग। मैं चाचा जी को कुलभूषण बनाकर अपने ससुराल वालों से मिलवाती और खुद एक अच्छी बहू बनने का नाटक करती रहती। शादी जैसे पवित्र बंधन का गलत इस्तेमाल करके तुमने बहुत ही भयानक गुनाह किया है। तुम्हें तो फांसी ही होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहां पर आए। वैसे मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, पर आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी हैं और एक सुपरस्टार भी रहा। और आज मुझे गर्व होता है अनाउंस करते हुए कि मैं अपनी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर स्टाइल मारो स्टाइल से लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका निर्देशन देंगे मेरे काबिल दोस्त संचित जी, और जिसमें स्टाइल से मैं अपने दोनों बेटे अभिषेक और विक्की को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन दोनों को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मुझे दिया है। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं कल के सुपरस्टार्स विक्की और अभिषेक को। अभिषेक, विकी कहाँ है? सर यही होंगे, मैं देखता हूँ। यही होगा, तुम्हें कहा था ना आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहा था। विकी कहाँ है? विकी पता नहीं रहा, अभी तक तो यही था। बड़ी मुझे नहीं पता, मैं इतनी देर से मीडिया के सामने बक कर रहा हूँ, तो यहाँ खड़े मत हो, जाओ ढूंढो उसे। गो डैड रिलैक्स, डोंट टेल मी टू रिलैक्स, जाओ गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये लगता है कि विक्की और अभिषेक को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस फिल्म के बारे में 2 शब्द अगर इस फिल्म के डायरेक्टर संचित जी कहें तो। मिस्टर संचित, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टाइल मारो स्टाइल। सर आप चिंता मत कीजिए सर, मैं कहा था कि नहीं मैंने? सर मैं ढूंढता हूँ, नहीं आसपास ही कहीं होंगे। मेरा मतलब है कि विक्की भैया, सर सर मीडिया लोग मौजूद हैं, आप प्लीज ठीक से। देखिए, आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। ना फटवा दिए। अरे विक्की भैया कहाँ हो आप? फोन उठाओ यार। कहाँ हो विक्की भैया? आज ना जरूर डांट खाओगे पापा से। अरे घंटी की आवाज तो यहाँ से आ रही है, वो तो भैया की रिंगटोन है, लेकिन भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये रिंगटोन तो बढ़ती ही जा रही है। विक्की भैया! देसी कट्टा है। मिस्टर अभिषेक, सबसे पहले लाश आपने देखी? जी हाँ सर। कब और कैसे? मैं विक्की भैया को ढूंढने कॉरिडोर में आ रहा था और उस वक्त कॉरिडोर में आपने किसी और को भी देखा था?
जी नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो विक्की भैया का खून हो चुका था। खून? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनका खून किया गया है? हो सकता है इन्होंने आत्महत्या की हो। ये कट्टा इनके हाथ में ही था। नहीं कर सकते सर। सर, मैं विक्की भैया को बहुत अच्छे से जानता था, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। नहीं, आत्महत्या तो नहीं है ये खून है। अगर आदमी आत्महत्या करेगा तो वो कनपट्टी भी गोली चलाएगा या ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में। इसकी छाती पे गोली लगी है यहाँ। ऐसे अपने आप को गोली मारना मुश्किल है। ये खून है। बहुत अच्छे। अरे यार अभिजीत, मेरा काम अगर तुम लोग करने लगोगे तो मुझे तो छुट्टी लेकर के आश्रम जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं डॉक्टर साहब, जो सामने दिख रहा था वही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अब आप आ गए, आप संभालो। ये खून है या आत्महत्या? हाँ, लेकिन उससे पहले इन लोगों को जरा एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग थोड़ा जरा प्लीज आइए। प्लीज मैम, प्लीज। मिस्टर मुकुल, विक्की की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उसकी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। क्या बात है? आई मीन, कोई परेशानी थी उसको? किसी बात की कोई तकलीफ हो? सब। देखो अभिषेक, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो प्लीज, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। शायद इसकी वजह ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स? विक्की को ड्रग्स की आदत लग गई थी? जी डैड। हे भगवान, मेरा बेटा और ड्रग्स। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पापा, अभिषेक, अगर तुमको मालूम था तो तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए था। कम से कम अपने माता पिता को बताना चाहिए था। मैंने विक्की भैया को रोका था, मैंने उनसे बात भी की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं इस आदत का अधीन नहीं हूँ, बस ड्रग्स के नशे का अनुभव करना चाहता हूँ। यूफोरिया। ड्रग्स के नशे का अनुभव? जी सर, और विक्की भैया ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी जिंदगी में भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। सर, सालुम के सर ने अपनी जांच पूरी कर ली है, अंदर बुला रहे हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? हाँ अभिजीत, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। इस विक्की की हत्या की गई है और बाद में इसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। मतलब खूनी ने पहले इसे गोली मारी, फिर अपना ये देशी कट्टा इसके हाथ में थमा दिया। बिल्कुल। और कुछ पता चला? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, आप बताता हूँ। ये देखो, जहां इसे गोली लगी है उस घाव के आसपास की चमड़ी जरा भी नहीं जली है। सर, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आदमी खुद को गोली मारता है तो बहुत नजदीक से गोली मारता है, इसलिए उसकी चमड़ी जल जाती है गोली की गर्मी की वजह से। मतलब गोली दूर से चली है? बिल्कुल। कितनी दूर से चली होगी डॉक्टर साहब? अभिजीत, मेरे ख्याल से गोली लगभग 10 फीट की दूरी से चली होगी और गोली एकदम सीधी चली है सामने से। 10 फीट से? मतलब खूनी यहीं कहीं छुप के इसका इंतजार कर रहा होगा और जैसे ही विक्की आया गोली मार दी। मुझे इसके हाउस में मिलो अभी। किससे बात कर रहा है? अभिषेक, अभिषेक, तुम क्या कह रहे थे फोन पे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या सच में विक्की का खून? हाँ, विक्की भैया का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्की का... बस करो यार ये ड्रामा करना। मैंने तुम्हें उसी कॉरिडोर से निकलते हुए देखा था जिसमें विक्की भैया की लाश मिली है। तुमने देखा था? हाँ देखा था। बोलो, तुमने किया ना विक्की भैया का खून? तुमने किया ना विक्की भैया का खून? तुम पागल हो गए अभिषेक। मैं क्यों मारने लगी विक्की को? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मी, तुम विक्की भैया से प्यार करती थी, विक्की भैया नहीं। वो तो... क्या ये सच कह रहा है? आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ... मिस्टर अभिषेक, आप ही बता दीजिए हम लोग कौन हैं? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाना चाहता है। अभिषेक तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और मैं सिर्फ विक्की से। नहीं सर। अच्छा, तो ये चक्कर है, लव ट्रायंगल। लेकिन ये बात सच है कि आप कॉरिडोर में विक्की से मिली थी? ये सच। क्यों, किस लिए? पिछले 5 सालों से मेरा और विक्की का अफेयर चल रहा था, पर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि
उसका किसी दूसरी लड़की से भी अफेयर चल रहा है। सर उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, मुझसे मिलना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है उससे मिलने का और उसे मारने का, देसी कट्टे से। नहीं नहीं सर, मैं विकी को क्यों मारूंगी? मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, पर वो किसी दूसरी लड़की से। वो दूसरी लड़की कौन है आप जानती हैं? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर हाँ इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने विकी को पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे आते जाते देखा था। तो आपको शक है कि वो लड़की उस फिल्म से जुड़ी हुई है? जी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने विकी को नहीं मारा है। जब मैं कॉरिडोर से निकली तो विकी जिंदा था सर। और क्या? सर जब मैं कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी तो मैंने एक आदमी को अंदर आते हुए देखा था। कौन था वो आदमी? सर मैं उसे नहीं जानती, पर अजीब सा लग रहा था, गुंडे जैसा दिख रहा था। गुंडे जैसा? आपको उसका हुलिया तो अच्छी तरीके से याद है ना? हाँ सर। निखिल, उस आदमी का स्केच बनवा लो। एक्सक्यूज मी सर, बार 12 बजे के बाद खुलेगा। पता है, हम यहाँ पे फिल्म स्टार मुकुल के बेटे विक्की की मौत के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आए हैं। हाँ सर, देखा मैंने टीवी पर, बहुत बुरा हुआ। मिस्टर विक्की इसी पब में पीने आते थे ना? हाँ सर, लेकिन आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? और वो यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ पीने आते थे। हाँ सर, वो अभी भी यहीं है। अभी भी यहीं पे? हाँ सर। कहाँ है वो रहा सर, उसका नाम रॉनी है सर। विक्की की मौत के गम में रात भर पीते रहा, घर जाने की हालत में नहीं था, यहीं सो गए। अच्छा, चलो जगाओ इसको जरा। उठ उठ। उठ जा, उठ। विक्की, विक्की मेरे दोस्त। मैं विक्की दिखता हूँ तुझे? मैं फ्रेडी हूँ, फ्रेडी, इंस्पेक्टर फ्रेडी फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ये बताओ, विक्की के ड्रग लेने की आदत के बारे में तुम्हें मालूम था ना? जी सर, मैं जानता था। लगी कैसे उसे ये ड्रग्स लेने की गंदी आदत? लगी नहीं थी सर, लगवाई गई थी। लगाई थी? किसने? कब? सर 2 महीने पहले की बात है। इन दिनों विक्की बहुत परेशान रहता था। उसी वक्त तेजा नाम के एक आदमी ने उसे ड्रग्स लेने की सलाह दी। दरअसल सर जबरदस्ती ही की थी। करीब 2 हफ्ते तक वो उसे मुफ्त में ड्रग्स देता रहा, और जब उसको पता चल गया कि विक्की को ड्रग्स लेने की लत लग गई है तो वो ड्रग्स के बदले में पैसे मांगने लगा। और विक्की ये पैसे अपने पिताजी से और अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग के लाता था, है ना? नहीं सर, हम लोगों से मांगता था। और तुम पैसे देते थे? हैं? ड्रग्स के लिए उसकी मदद कर रहे थे? कैसे दोस्त हो तुम? सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? सर वो हर बार आखिरी बार कहकर मुझसे पैसे निकलवा लेता था। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। आप तो जानते हैं सर, ड्रग्स लेने वालों का क्या हाल होता है। पर सर एक बार मैंने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तब उसने तेजा से उधारी पर ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। उधारी में ड्रग्स लेता था? जी सर, पर वो तेजा को पैसे नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसने मेरे सामने विक्की के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा, ये कब की बात है? 1 हफ्ते पहले की। जरा देखो ये तेजा। हाँ सर, यही तेजा है। अच्छा, इसका मतलब पूनम ने कॉरिडोर में जिस आदमी को देखा तेजा ही था। सर कहीं इस तेजा नहीं तो? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या हो रहा है? बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। तेजा को जानता है? कौन तेजा? कौन तेजा? जिसका नाम सुना तूने, जिसके बारे में बात हो रही है अभी। सर मैं किसी तेजा वेजा को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। ये भी कोई नाम हुआ तेजा? चुपचाप बता दे, वरना वो हाल होगा तेरा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। बोल। बताता हूँ सर। कहाँ रहता है? बड़ी मुश्किल है सर, किसी भी दरवाजे पे खोली नंबर नहीं लिखा है। यार चौल में ऐसा ही होता है भाई। सर किसी से पूछ लें क्या कि खोली नंबर 7 कहाँ पर है? पूछ लेते हैं। सुनो भाई, ये खोली नंबर 7 कहाँ पे है? वो पहले वाले पे ना, वो कोने वाली खोली साहब। वो? हाँ वो वाली।
ड्रग्स, इसका मतलब वो अभी अभी यहीं था। पकड़ो उसे। चारों तरफ देखो। हैं? यार आजकल खबर सुनी वो सनसनीखेज खबर? अरे भाई अपनी फिल्म इंडस्ट्री में तो रोज का है, कभी किसका लफड़ा कभी किसका झगड़ा, रोज नई खबर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खून की खबर की बात कर रहा हूँ। खून की खबर। किसका खून? अरे विकी का खून। ये विक्की कौन है भाई? अरे विकी कौन है? वो अपना सुपरस्टार मुकुल, उसका बड़ा बेटा यार विकी। अरे विक्की, अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हाँ यार बुरा तो बहुत हुआ यार। अच्छा एक बात बता मेरे को, वैसे वो एक्टर कैसा था विकी? देख भाई बोलना तो चाहिए नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाप सुपरस्टार हो तो बेटा भी सुपरस्टार बन जाए, समझे ना? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ पिक्चर बने तो ऐसी के सेट पे एक अभिनेत्री है जो विकी के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि स्टाइल मारो स्टाइल से मैं उसको हीरोइन साइन कर ले। वो बस। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, सेट पर काम करने के लिए आते हो या लोगों का नाम खराब करने के लिए? इस तरीके की फालतू बकवास ना बंद करो। एक कामयाब अभिनेत्री की पहचान उसकी मेहनत और हुनर से होती है, इसलिए तुम लोग ये अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंडस्ट्री का नाम खराब हो रखा है। माफ कीजिए लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही? कहीं वो अभिनेत्री आप ही तो नहीं? जबान संभाल कर अपनी हद में रहकर बात करो, वरना तुम दोनों को ना प्रोडक्शन मैनेजर को बोलकर दोनों को इस सेट से ना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अरे नहीं 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 मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम सीआईडी से। सीआईडी? मैडम आप ये बताने की मेहरबानी करेंगी कि विकी का जब खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप लोग ये मुझसे क्यों पूछ रहे? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि विकी को मैंने मारा है? इसका मतलब आप वही अभिनेत्री हैं? हाँ। देखिए हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। देखिए मैं विकी को क्यों मारूंगी? मुझे विकी से जो चाहिए। मतलब ये सच है कि तुमने विक्की से दोस्ती इसलिए की ताकि वो अपनी पहली फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से में तुम्हें अपनी हीरोइन बना ले? हाँ। मतलब विकी का खून होने से पहले तक आप दोनों में दोस्ती थी? जी हाँ, वैसे तो मैं विक्की से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती थी, मगर विक्की कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था? मतलब? उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसका संचित सर के साथ झगड़ा हो गया और संचित सर ने फिल्म डायरेक्ट करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? विक्की के पिताजी उन्होंने किसी तरीके से बात को संभाल लिया और संचित सर मान गए। मगर क्या? संचित सर ये बात जान चुके थे कि 70% फिल्म खत्म होने के बाद विक्की उनको निकाल कर खुद फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, इसीलिए शायद संचित सर। ओह, तो ये बात है। संचित से मिलते हैं। तेजा। हाँ बोल। विक्की को जानते हो? कौन विक्की? कौन विक्की? उसका खून कर दिया और पूछ रहा है कौन विक्की? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं तो यही काट दूंगा तुझे। मुझे गाड़ेगा? छोड़ दो मुझे। अब बोल, विक्की का खून क्यों किया तुमने? मैंने विक्की का खून नहीं किया। नहीं किया? तूने उसे मारा पीटा ना? हाँ मैंने उसे मारा पीटा था, पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ वो इसलिए कि वो मेरे 2 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा था। और जब उसने तुझे पैसे वापस नहीं किए तब तूने उसे मार दिया? हाँ? मैं मानता हूँ कि मैंने उसे 2 लाख के ड्रग्स उधार दिए थे, पर उसने मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दिए थे। भला फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? 2 लाख रुपए वापस कर दिए थे? जी सर। सर ये रॉनी ने जब विक्की को पैसे देने से मना किया था तो विक्की के पास ये 2 लाख रुपए आए कहाँ से इसे लौटाने के लिए? ये बात तो है। पैसे कहाँ हैं? पैसे मेरे घर में, कबर्ड में। कबर्ड में? जी, उन बंडल्स पे बैंक की मोहर भी लगी हुई है। बैंक की मोहर लगी हुई है? फिर तो हम लोग पता कर सकते हैं विक्की के पास ये पैसे आए कहाँ से। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आपको किसने बताया कि ये फिल्म 70% कंप्लीट होने के बाद विक्की आपको फिल्म से निकालकर खुद निर्देशक बन जाएगा? तो आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है? हाँ सब कुछ। तो क्या इसीलिए तुमने विक्की का खून कर दिया? नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि मुझे विक्की के प्लान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए
मैंने विक्की का खून नहीं किया है। अगर मुझे विक्की से बदला लेना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते थे। मैं एसोसिएशन जाकर आवाज उठा सकता था। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से और कौन है जो विक्की का खून कर सकता है? छोटा मुंह और बड़ी बात। वैसे विक्की और अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कुछ ठीक नहीं चल रहा था मतलब? ऑफिसर, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि विक्की मुकुल जी की पहली पत्नी का बेटा था और अभिषेक उनकी दूसरी पत्नी का। मतलब वो दोनों सगे भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, ये मुकुल जी की पहली पत्नी, क्या वो जिंदा है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है। एक बात समझ में नहीं आई सर, मुकुल जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने मुझे ये सब बातें नहीं बताई, क्यों? मैं अभी यही सोच रहा हूँ विनीत, मुकुल जी के घर जाके पता चलेगा। सर। हाँ निखिल, क्या पता चला इस लेना बैंक से? सर, बैंक से पता चला कि विक्की ने जिस अकाउंट से पैसे निकाले थे वो अकाउंट पूनम का ही था। अकाउंट पूनम का था? हाँ सर। पूनम ने खुद विक्की को ड्रग्स के लिए 2 लाख रुपए दिए। मगर सर, पूनम ने तो हमसे कहा था कि वो विक्की से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, तो फिर उसने विक्की को ड्रग्स का कर्जा चुकाने के लिए पैसे क्यों दिए? रेडी, इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। पूनम ने हमें दिव्या के बारे में बताया, तेजा के बारे में भी बताया, मगर इस 2 लाख रुपए के बारे में क्यों नहीं बताया? सर, पूनम ने ऐसा किया क्यों होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे और भी कुछ छुपा रही हो? अब ये तो पूनम ही बताएगी। इस पूनम को ब्यूरो बुलाओ। चलो देखते। इस वक्त कौन है? आप लोग? मुकुल जी घर में है क्या? पापा तो किसी जरूरी काम से बाहर गए। कोई बात नहीं, फिलहाल हम तुमसे ही मिल लेते हैं। जी, आप कुछ पूछने आए या फिर? सीआईडी कभी भी और कहीं भी बिना वजह के नहीं आती। तो बताइए, आपके आने की क्या वजह है? अभिषेक, बहुत कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? किसने बताया आपको ये बहुत कुछ मेरे बारे में? तुम्हारी फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से के डायरेक्टर संचित ने। ओह, संचित सर। तो क्या बताया उन्होंने मेरे बारे में? तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम और विक्की सगे भाई नहीं हो? ओह, तो संचित सर को ये बात पता थी। सर, ऐसा कोई मुद्दा उठा ही नहीं जिस पे बात छेड़ी जाए, और वैसे भी ये बात ऐसी तो है नहीं जो बैनर लगाकर घुमा जाए, और ना ही ऐसी है जो किसी को समझाई जाए। वैसे संचित ने हमें एक बात और बताई कि आप और विकी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। क्या ये बात सच है? हम दोनों के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बेहतर एक्टर है और सौतेला भाई। और दूसरा ये कि जैसा कि आप जानते ही हैं, पूनम मुझसे नहीं विकी से प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर अटल रहूंगा सब कि मैंने विकी का खून नहीं किया है। अच्छा अभिषेक, तुम ये बता सकते हो कि विक्की की मौत के बावजूद तुम्हारे डैड मुकुल जी को ये फिल्म स्टाइल मारो स्टाइल से खत्म करने की इतनी जल्दी है, क्यों? वो एक्चुअली सब डैड ने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया और फाइनेंसेस भी यही चाहते हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। कमाल है, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? एक आखिरी सवाल। जी पूछिए। विक्की की माँ की मौत कैसे हुई? वेल सब, गीता जी की मौत के बारे में तो डैड ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या? गीता जी की मौत के बारे में उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं सर। पूनम, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई थी कि अपने लेना बैंक वाले अकाउंट से तुमने विक्की को 2 लाख रुपए दिए थे? ये बात झूठ है सर, मैंने कोई 2 लाख रुपए नहीं दिए विक्की को। मैं क्यों देने लगी उसे 2 लाख रुपए? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस दूसरी लड़की के बारे में जानने के बाद मेरे मन में विक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। अब आप ही सोचिए सर, मैं क्यों दूंगी उसे 2 लाख रुपए? झूठ बोल रही हो तुम पूनम, झूठ। कल रात तुम वहां पार्टी में कॉरिडोर में से गुजरी नहीं थी, तुम वहां विक्की से मिली थी वो 2 लाख रुपए देने के लिए। क्यों? ये बात सच है या नहीं? सर, आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम इसी तरह झूठ बोलती रही ना पूनम, तो मजबूरन तुम्हारी खातिरदारी के लिए मुझे इंस्पेक्टर श्रेया को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, श्रेया को बुलाओ। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। ये बात सच है कि कल रात को मैं विक्की से कॉरिडोर में मिली थी, उसे वो 2 लाख रुपए देने के लिए। ये लो 2 लाख रुपए।
इस तरह कब तक मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे विकी? जब तक तुम मुझे पैसे देती रहोगी तब तक। तुम इतना बदल गए हो, विश्वास नहीं होता है मुझे। कौन मैं? हाँ तुम। पहले तो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और फिर मेरे होते हुए उस दूसरी लड़की के साथ अफेयर किया तुमने। तुमने क्या किया? जो प्राइवेट फोटोज मेरे पास पड़े हैं। इनफ विकी, वो फोटोग्राफ्स तब के हैं जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। और कब तक उन फोटोग्राफ्स को लेकर इस तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे तुम? कब तक? कहाँ है वो फोटोग्राफ्स? मुझे वो फोटोग्राफ्स अभी चाहिए। देखो विकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विकी, प्लीज। बस तुम घर जाओ, कल सुबह तक वो फोटोज मैं पहुंचा दूंगा। अगर कल सुबह तक वो फोटोग्राफ्स मुझे नहीं मिले ना विकी तो मैं। हाँ मैं पहुंचा दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विकी की मौत पे हंसूं या रोऊं। अच्छा, तुमने विक्की को इससे पहले भी पैसे दिए थे या ये पहली बार था? पहले वो मुझसे छोटी मोटी रकम लेता रहता था, पर इतनी बड़ी रकम मैंने उसे पहली बार दी थी। और हाँ सर, कुछ दिन पहले उसका फोन भी आया था मुझे। फोन किया था? जी सर, उसने मुझसे कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो चाहता था कि मैं उसे वहां जाकर पिकअप करूं और उसे मलार के किसी घर में छोड़ दूं। वो ये क्यों चाहता था कि तुम उसे पिक करके वहां घर पे छोड़? वो रिक्शा से भी जा सकता था। एग्जैक्टली सर, यही बात मैंने भी विकी से पूछी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा है और वो चाहता है कि मैं उसे वहां छोड़कर आऊं। ये भी कोई बात हुई पूनम जी? जरूर इस बात के पीछे कोई और बात है। हाँ फ्रेडी, इस बात के पीछे जो भी राज है वो हमें इस मलाड वाले घर से ही पता चलेगा। सर, ये अभिषेक इसी बात पर टिका हुआ है कि उसने विकी का खून नहीं किया और उसके पिता मुकुल जी ने अपनी पहली पत्नी गीता की मौत के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। जो भी पता चलेगा इस घर से पता चलेगा। बस सर, यही है वो घर। यहाँ पे तुमने विक्की को छोड़ा था? हाँ सर, यही है वो जगह जहाँ मैंने विकी को छोड़ा था। जगह तो काफी सुनसान है। यहाँ विक्की क्या करने आया होगा? सर, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो देखते हैं, आइए आप हमारे साथ। जी सर। तो यहाँ पे शोक सभा चल रही है। भाई साहब, यहाँ पे किसी की मौत हो गई है क्या? मेरे पिताजी विक्रम जी का देहांत हो गया। आपके पिताजी की मौत हो गई? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? अब हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, क्या करते थे आपके पिताजी? जी, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। पुलिस इंस्पेक्टर? जी, मगर वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए थे सर। अच्छा, कैसे मौत हुई उनकी? कल रात को सर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे सर। कोई परेशानी थी क्या उनको? हाँ सर, किसी बात को लेकर परेशान जरूर थे। मैंने उन्हें पूछने की कोशिश भी की मगर उन्होंने कभी बताया नहीं कुछ। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई विक्की नाम का लड़का आया था क्या विक्रम जी से मिलने? विक्की? नहीं सर, नाम से तो नहीं जानता, मगर 2 दिन पहले एक लड़का जरूर मिलने आया था उनसे। शायद सर वही विक्की होगा। क्या बात कर रहे थे, आपको कुछ मालूम है? ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, शायद किसी आर्काइव्स की बात कर रहे थे। आर्काइव? ओके, थैंक यू। सर, विक्की को एक रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर से क्या काम हो सकता है? कुछ तो होगा, इसका पता हमें आर्काइव से चलेगा। तो मिस्टर विक्रम यहाँ पे आए थे? जी हाँ, आए थे यहाँ। किस सिलसिले में आए थे? वो एक फाइल देखने आए थे। कौन सी फाइल देखने आए थे? वो 25 साल पहले हुए गीता मर्डर केस की फाइल देखने आए थे। गीता मर्डर केस? और उस केस की तहकीकात भी विक्रम जी ही कर रहे थे। एक बात बताइए, विक्रम जी जब यहाँ पे आए थे तो अकेले आए थे या उनके साथ में कोई और भी? वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ 2 नौजवान लड़के भी थे साथ में। जरा ये फोटो देखिए। क्या ये लड़के थे? हाँ सर, उनमें से ये लड़का था। और ये वाला? नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था? जी नहीं सर। तो फिर विक्रम जी के साथ वो दूसरा लड़का कौन था? चलिए सर, कम से कम फाइल तो मिल गई। हाँ,
और इस फाइल में लिखा है कि 23 दिसंबर 1987 की रात को गीता जी का खून एक चोर ने किया जो उनके घर में घुसाया था। गीता जी ने उस चोर को रोकने की कोशिश की मगर उस चोर ने उन पर हमला किया और उसी वक्त गीता जी की मौत हो गई। मतलब गीता जी का खून हुआ था? उस चोर का नाम राजीव कुमार है। उस पर मुकदमा चला पर गवाह या सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ दिया और अंत तक इस गीता जी के खून में किसी को भी सजा नहीं हुई। और इसमें यह भी लिखा है कि जिस बंदूक से गीता जी का खून हुआ वो देसी कट्टा था जो आज तक नहीं मिला। ये विक्की की लाश के पास से भी तो हमें देसी कट्टा ही मिला था ना? हाँ, और देसी कट्टे का कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं। तो हो सकता है जिस आदमी ने गीता जी का खून किया था 25 साल पहले, उसने उसी कट्टे से विक्की का भी खून कर दिया। मगर ये राजू तो छूट चुका था ना, तो फिर उसे विक्की को मारने की क्या जरूरत थी, वो भी 25 साल बाद? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। कहीं ये राजीव कुमार कोई सरफिरा इंसान तो नहीं था? सर, इस राजीव कुमार का फोटो तो होना चाहिए इस फाइल में। हाँ, होना तो चाहिए। ये क्या, राजीव कुमार की फोटो इस फाइल में नहीं है? ये देखो, फोटो का कोना तो खाली है। अब इस राजीव कुमार को हम पकड़ेंगे कैसे? मुझे लगता है वो फोटो इस फाइल में से विक्की ने निकाली होगी जब वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम के साथ आर्काइव गया था ये फाइल देखने के लिए। मगर सर, विक्की को 25 साल के बाद अपनी मरी हुई माँ के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी और उसने इस राजीव कुमार का फोटो क्यों गायब किया होगा? अब ये तो विक्की बता सकता था या फिर वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विक्रम, पर अफसोस उन दोनों की मौत हो गई और ये राज उनके साथ ही दफन हो गए। सर, ये भी तो हो सकता है कि विक्की का खून होने से पहले विक्की ने इस फोटो को कहीं छिपा दिया। हो सकता है विक्की ने ये फोटो अपने घर पे छुपाई। सचिन, मुकुल के घर की तलाशी लो। आप? जी हाँ, मुकुल जी। अच्छा हुआ कि आपसे फिर से मुलाकात हो गई। देखिए, आपने जितनी पूछताछ करनी थी कर ली, फिर से क्यों आए हैं? आपने वैसे अभिषेक को यह नहीं बताया कि गीता जी का खून हुआ था। व्हाट? गीता जी का खून हुआ था? जी हाँ, 25 साल पहले घर में चोरी होने के दौरान गीता जी का खून हुआ था। डैड, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तो बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। डैड, इसमें परेशानी की क्या बात है? और जो गीता जी का केस हैंडल कर रहे थे यानी कि इंस्पेक्टर विक्रम, विकी इंस्पेक्टर विक्रम और अपने साथ किसी और को लेकर आर्काइव्स डिपार्टमेंट गया था अपने माँ की केस की फाइल खोलने के लिए। वो वहां गया था? जी हाँ, वहां गया था। वैसे मुकुल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि विकी को अपने माँ की केस में क्या दिलचस्पी थी, वो भी 25 सालों के बाद? इस बात पर रोशनी डालेंगे आप? क्यों? मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि विकी ऐसा क्यों करेगा। इतना ही नहीं, उस फाइल से एक फोटो भी गायब है जो शायद विक्की ने यहीं इस घर में छिपा के रखा। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। विनीत, तुम ऊपर देखो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, विक्की वहां गया ही क्यों था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज। क्या हुई? नहीं फोटो मिली? नहीं सर, फोटो तो यहाँ भी नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे। फिर कहीं विक्की ने फोटो कहीं और तो नहीं छिपा रखी? सब शायद वो फोटो विकी ने रोनी को दियो। रोनी कौन? ये विकी का दोस्त ना? राइट सर। तब तो तुम्हारे पास उसका नंबर भी होगा। जी सर। सर, नंबर लगाओ सर। सर। अभिषेक नहीं, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि विकी ने तुम्हें क्या कोई फोटो दी थी संभाल के रखने के लिए? ये बात है। अच्छा ठीक है, तुम इस वक्त कहाँ हो? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? विनीत, ये रोनी वही दूसरा लड़का है जो आर्काइव डिपार्टमेंट गया था। तो विक्की ने रोनी को ये बताया कि वो लोग वहां क्यों जा रहे थे? ये तो नहीं बताया, लेकिन विक्की ने रोनी को एक एनवलप दिया था संभाल के रखने के लिए। रोनी से मिलना पड़ेगा अब। पर घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? गड़बड़ तो नहीं है?
Oh my God! रोनी! Hey! Hey, रोनी! क्या हुआ तुम्हें? इसकी तो छाती में गोली लगी है। My God! एक काम करो विनीत, एम्बुलेंस को फोन करो। देखो, रोनी! मैं कुछ नहीं होगा रोनी। आंखें बंद मत करो। हाँ सर, इस रोनी से कुछ पता चला? नहीं सर, रोनी के यहाँ पहुंचने से पहले किसी ने रोनी को... क्या? रोनी भी मारा गया? नहीं सर, अब रोनी पे किसी ने गोली तो चलाई थी, लेकिन हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बच तो जाएगा ना? हाँ सर, विनीत हॉस्पिटल में ही। डॉक्टर का कहना है कि गोली दिल के काफी पास लगी। अगर दिल पे गोली लग जाती तो... क्या उसने बताया कि उस पर गोली किसने चलाई? नहीं फ्रेडी, वो इस हाल में नहीं है कि कुछ बता सके। अच्छा, उसके बाद से ये राजीव कुमार की फोटो मिली? सर, वो फोटो विकी ने संभाल के रखने के लिए दी थी उसे लिफाफे में, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने रोनी पे गोली चलाई वो आदमी वो लिफाफा साथ लेके चला गया। अब क्या करें सर? इस राजू का पता कैसे लगा? बहुत जल्द पता चल जाएगा फ्रेडी। गीता मर्डर केस की फाइल हमने हाईकोर्ट से मंगवाई है। सर, सर मैं हाईकोर्ट से गीता मर्डर केस फाइल की कॉपी लाया। इसी का तो इंतजार था। देखे तो ये राजीव कुमार दिखता कैसे है। ये राजीव कुमार है? वाह। अरे सीआईडी? ये लोग यहाँ क्यों आए? सब पता चला मेरे भाई के खूनी के बारे में? बताइए कौन है वो? खूनी का भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ है। खूनी इस वक्त यहीं इसी सेट पे मौजूद है। इसी सेट पर? जी हाँ, और खूनी ने एक नहीं दो खून किए हैं। 2 खून? जी हाँ, 2 खून। और उस हत्यारे ने सिर्फ आपके बेटे विकी को ही नहीं मारा, बल्कि आपकी पहली पत्नी गीता जी का भी खून किया उसने। What? जी हाँ मिस्टर मुकुल, जरा सोचिए कि 25 साल पहले जिस शख्स ने आपकी पत्नी की हत्या की थी उसकी उम्र करीब 30 साल थी, तो इस वक्त करीब 55 का होगा। राइट। 55 साल। तो मिस्टर राजू, आपकी भी उम्र करीब 55 साल की होगी ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं विक्की को भला क्यों मारूंगा? और मैंने गीता जी को भी नहीं मारा है। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। कल तुमने रोनी को भी मारने की कोशिश की थी। रोनी? कौन रोनी? मैं किसी रोनी को नहीं जानता। लगता है सर दिमाग पे ज्यादा बोझ पड़ने से याददाश्त कमजोर हो गई। कोई बात नहीं, हम मदद कर देते हैं। विनीत, क्यों मिस्टर राजू, नहीं पहचाना आपने? रोनी, तुमने तो राजू जी को पहचाना कि नहीं? हाँ सर, यही आए थे कल रात को मेरे घर पे, वो लिफाफा लेने के लिए जो विक्की ने मुझे दिया था संभाल कर रखने के लिए। ये मुकुल अंकल के मैनेजर हैं, इसीलिए मैंने इन पे भरोसा करके लिफाफा इन्हें दे दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? चुप रहो, बोले तो इसे। क्या हुआ था फिर? लिफाफा इन्होंने अपनी जेब में रख लिया और फिर जेब से पिस्तौल निकाली और उनसे गोली चलाई। ये इतनी देर से बकवास किए जा रहा है और आप लोग इसकी बकवास सुने जा रहे हैं, और इस बकवास की सजा ये अभिषेक भुगतेगा। पापा, इतना बड़ा धोखा। देखो, अगर मेरे बेटे अभिषेक को कुछ भी हुआ। राजू, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाप के किए की सजा बेटा भुगतेगा। अरे बकवास मत करो तुम। इसमें कुंजी भी शामिल है? हाँ, इसी ने मुझे पैसे दिए थे गीता को मारने के लिए, और इसी ने सारे सबूत मिटाए थे। मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। अरे तुम्हें कहा था चुप रहने के लिए। मिस्टर मुकुल, आपका खेल खत्म हो गया। बोलो।
मैंने गीता से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। विकी के पैदा होने के बाद हमारे झगड़े बढ़ गए। गीता ने मुझे तलाक देने की धमकी भी दी। मैं डर गया था। उस टाइम मैं सुपरस्टार मुकुल नहीं बल्कि एक आम आदमी था। मैं नहीं चाहता था कि वापस सड़कों की खाक जानूं, इसलिए पैसों की लालच में आके मैंने इसे गीता को मारने के लिए पैसे दिए और एक गैर कानूनी तमंचा भी दिया ताकि पुलिस रिकॉर्ड्स में उस हथियार का कोई रिकॉर्ड ना मिले। और फिर प्लान के मुताबिक एक रात जब घर पे कोई नहीं था, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन इतने साल बाद तुमने इस राजीव को नौकरी पे क्यों रखा? जब मैं बड़ा फिल्म स्टार बना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आए दिन पैसे मांगने लगा। मैं डर गया था, अगर ये अपना मुंह खोल देता तो मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाता। इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ बड़ी पगार पर मैनेजर की नौकरी दी और इसका नाम बदलकर राजू का नया नाम दिया। और विकी, वो तो तुम्हारा अपना खून था ना। विकी को मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब से विकी ने अपने माँ के कातिल को ढूंढना शुरू किया, कब उसे राजू पे शक हुआ और फिर ये सब। इसका मतलब राजू, विक्की का खून तुमने किया है? हाँ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा तुमने विक्की को? इसकी याददाश्त कमजोर है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। 2 महीना पहले गीता के खून के बारे में तुमसे बातें करते हुए विक्की ने मुझे सुन लिया था, इसीलिए मुझे उसे। राजीव कुमार उर्फ राजू, तुम्हें गीता जी और विक्की के खून करने के जुर्म में, और मुकुल तुम्हें गीता जी के खून की साजिश रचने के जुर्म में शायद फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।